Welcome, my dear friends. So today I am going to discuss fundamental right. This is the class number 10th. अगर आपने all videos फर्स्ट वीडियो से नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूँ प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख सकते हो वन बाय वन ऑल वीडियोस। एंड ये जो है इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ा रही हूँ विद नोट्स। एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है वहाँ से मैं नोट्स पुट कर रही हूँ और ऑल फैक्ट्स है वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसके अंदर, तो आपका एक भी फैक्ट नहीं छूटने वाला है इसके अंदर। और ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए, आप किसी का भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फंडामेंटल राइट आपको पता है कि इसको पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन द डिटेल ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्टिकल 12 to 35, यानी कि इसमें आर्टिकल कितने आते हैं 12 से लेकर 35 तक इंक्लूड किया गया है। ठीक है। इन दिस द रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस मैक वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से, मतलब कि इसका रिलेशन कहाँ से है या कहाँ से इसको लिया गया है? इसको लिया गया है अमेरिका संविधान से। ठीक है। वहाँ पे भी जो राइट्स है और यहाँ पे भी हमारे इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट के नाम से है। सो यहाँ पर बोला गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड मैग्ना कार्टा। इट मीन्स दैट कि जो संविधान का भाग 3 है को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। The constitutions grant fundamental right और every individual without any discriminations। संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी हुई है। These including equality, dignity, national integrity and national unity for the every individual। Next is the originally free constitution provides 7 fundamental right बट नाउ इज 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ पे हम देखने वाले हैं टोटल 7, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो 6 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको रिमूव करके यहाँ से हटा करके इसको एक लीगल लॉ बना दिया गया है, यानी कि कानूनी राइट यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है। सभी का अधिकार है जो प्रॉपर्टी के अधिकार पे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। पहले 7 थे बट अभी 6 आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 22। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता मिलती है, उसका यहाँ पे अधिकार दिया जाता है 19 to 22 के अंदर। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके जो आर्टिकल्स है वो आते हैं 23 और 24। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, यह आता है आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशंस, यानी कि इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 29 और 30। फिर अभी मैंने बताया कि ये आर्टिकल आपका हटा दिया गया है यहाँ से। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है। तो इसके अंदर हम वन बाय वन ऑल डिटेल्स देखने वाले हैं। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन द रिमूव्ड। यहाँ से क्या क्या है, रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम दिस लिस्ट एंड द फंडामेंटल राइट बाय द 44th। आपको ध्यान रखना है कब हटाया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 1978 में इसको यहाँ से सूची में से हटा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इट हैज़ बीन मेड ए लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A के अंदर, और पार्ट है जो इसका 12 के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ये फीचर होता है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि कहीं पे भी आप इंडिया के अंदर घूम सकते हो, जा सकते हो, किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, वो सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ये सभी इसके क्या है, फीचर्स भी हैं, एक तरीके से हैं।
अब बात कर लेते हैं हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट के अंदर कौन कौन क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। द टर्म ऑफ स्टेट हैज़ बीन द यूज्ड एट डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। राज्य शब्द का प्रयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो हैंस ऑफ द आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ द पार्ट 3 अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी कि अनुच्छेद जो 12 है उसमें भाग जो यहाँ पे 3 है उसके अंदर प्रयोजनों में इस शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या इसमें इंक्लूडिंग है, एक बार यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन बना हुआ है कि स्टेट में क्या क्या डेफिनेशन आती है, कौन कौन इंक्लूडिंग होता है। अभी रिसेंटली पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ ए एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार और संसद अर्थात संघ सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव एंड स्टेट दैट इज द एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्यों की सरकार है वो, विधानमंडल और सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी विधायी अंग और लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपलिटीज़ एंड पंचायतीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट इज जो यहाँ पे ट्रस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इनको इजी वे में ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज़ द स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC, सेल, यानी कि सभी निकाय, अन्य सभी निकाय, वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC। और अब देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एनी प्राइवेट एंटिटी एजेंसीज फंक्शनिंग एज ए इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट आर्टिकल्स 12। इट मीन्स दैट कि जो भी यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो किसी गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के लिए वो काम कर रही है, राज्य की संस्था के लिए काम कर रही हैं, तो वह भी राज्य के अंदर ही मानी जाएगी। 12 के तहत ही इसको रखा जाएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। इफ़ यू वांट अ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप नंबर ये दिए हुए हैं, आप इन नंबरों पे मैसेज करके इसी वे में नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू इक्वलिटीज़। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम देख लेते हैं इसमें कि राइट टू इक्वलिटी से अंदर क्या क्या आता है। द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि आर्टिकल 14 में क्या आता है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण। नेक्स्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ, आर्टिकल 15 में, यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कौन, आर्टिकल 15। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आता है आर्टिकल नंबर 16 में, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आता है आर्टिकल नंबर 16 में। अबोलिशिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, आर्टिकल नंबर 17, यानी कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, तो ये आता है 17 में। प्रोहिबिशन एंड ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक ऑनर्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो सेना और विद्या संबंधी जो आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं सिर्फ वही अवार्ड आपको मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो कि आप कोई PhD डिग्री होल्डर हो तो आपको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है PhD वालों को, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो सेना में है या फिर आप किसी एजुकेशन में कर रहे हो, उपाधि उसी को ही मिल जाएगी, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सो नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन्स, यानी कि अब फोर्थ क्या कहता है, धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर
25 से लेकर 28 तक इंक्लूडिंग क्या हुआ है। फर्स्ट इज द फ्रीडम ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द फ्रीली प्रोसेस द प्रैक्टिस प्रोगेट रिलीजन, यानी कि आप धर्म के बारे में फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो, वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन प्रैक्टिसेस, धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता आपको किस में दी गई है, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। नेक्स्ट इज द फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस प्रमोशंस ऑफ द रिलीजन्स, ठीक है, तो आप किसी भी धर्म को प्रमोट करवा रहे हो तो वो भी आर्टिकल नंबर 27 में है, वो भी आपके लिए क्या है, एक फ्रीडम है। फ्रीडम एज द अटेंडेंस टू रिलीजन इंस्ट्रक्शंस रिलीजन वर्कशॉप सर्टेन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, ये किस में लिखा हुआ है, 28 के अंदर। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आपको दिए हुए हैं 29 से लेकर 30 में। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड द कल्चरल माइनॉरिटीज़ 29 के अंदर, यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति में सुरक्षा दी हुई है। नेक्स्ट इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटी स्टैब्लिशमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट इज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट टू रीट्स इंक्लूडिंग, अब कौन कौन सी रीट्स इनमें शामिल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है इससे। सो यहाँ पे रीट्स है वो 5 रीट्स इसमें इंक्लूडिंग की गई है। फर्स्ट इन हैबियस कॉर्पस सेक्स मैंडमस, थर्ड इज प्रोविशंस सेटररी एंड क्यू वारंट, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 32 के अंदर डिफाइन किया हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षकरण, यानी कि आप किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बना के नहीं रख सकते हो। और परमादेश, आपको आदेश दे सकता है कोर्ट किसी भी वर्क को करने के लिए। सपोज दैट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन आई है, तो गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि इस काम को आपको करना ही करना है। प्रतिषेध मतलब किसी पे निषेध लगा सकता है। उत्प्रेषण और अधिकार प्रशा, ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसकी मैं अलग से क्लासेस वीडियो में आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है इन सब के बारे में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से लेकर आप देखते हुए आए, ताकि आपको ऑल जो एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है पॉलिटी, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।